औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब बशीर एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम ज़ू 507 का टॉपिक नंबर 27 पॉपुलेशन का डिस्कस करेंगे। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ और इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबसे शॉर्ट क्वेश्चन पहला यही आ सकता है कि पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करें। ठीक है, व्हाट इज़ पॉपुलेशन, डिफाइन पॉपुलेशन। लॉन्ग क्वेश्चन यही आ सकता है कि डिस्क्राइब या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पॉपुलेशन अलॉन्ग विद एग्जांपल। तो ये आपने दो क्वेश्चन जो याद रखने हैं। नेक्स्ट है कि ए ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट द सेम प्लेस एंड द सेम टाइम इज़ कॉल्ड ए पॉपुलेशन। ठीक है, इसके पॉपुलेशन हम उस वक्त कहेंगे जब एक ही सेम स्पीशीज़ के मेंबर हों। ठीक है, स्पीशीज़ क्या हो, सेम हो। ठीक है, और वो रह भी किसी एक जगह पर ही रहो, सेम जो है वो हैबिट और प्लेस जो है ऑक्यूपाई कर रहे हों, उसको हम ग्रुप को क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। फिर मिसाल के तौर पर ह्यूमन का अगर कोई एक ग्रोह किसी एक जगह पर रह रहा है, उनकी प्लेस है, तो वो ह्यूमन जो है वो एक ही स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं, तो वो क्या होगी, एक ह्यूमन की एक पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अगर ह्यूमन के साथ में एनिमल्स भी कुछ रह रहे हैं, कुछ एनिमल्स हैं जैसे ह्यूमन्स के साथ जो है कुछ गोट्स वगैरह या डॉग्स वगैरह रह रहे हैं, तो वो अलग से जो होगी उनकी पॉपुलेशन होगी, वो अलग स्पीशीज़ है। सेम स्पीशीज़ की जो नंबरिंग है और वो एक सेम प्लेस पे रह रहे हैं, उनको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। तो नेक्स्ट उन्होंने एक एग्जांपल दिया, ए ग्रुप ऑफ डक्स वुड नॉट बी ए पॉपुलेशन इफ़ दे वर मालवर्ड एंड वुड डक्स कंबाइंड। अब उन्होंने बात बताई हुई है कि अगर दो स्पीशीज़ ले लें हम डक्स की और वो उनको हम सेम जगह पर रख दें, तो उन दो स्पीशीज़ की सेम दो स्पीशीज़ जो होंगी वो डक्स की मुख्तलिफ होंगी। एक डक की स्पीशीज़ है मालवर्ड और दूसरी जो स्पीशीज़ है डक की वो है वुड डक्स। इन दोनों में जो है, अगर इन दोनों स्पीशीज़ को हम इकट्ठा रख दें तो ये सेम नहीं होंगे, ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि इनको हम एक पॉपुलेशन नहीं कह सकते। हाँ, एक ये है कि एक जगह पर अगर सिर्फ वुड डक प्रेजेंट है, ठीक है, वुड डक्स की पॉपुलेशन मौजूद है, वुड डक्स के मेंबर मौजूद हैं किसी एक जगह पर, तो हम उसको कहेंगे कि ये वुड डक्स की क्या है, पॉपुलेशन है। मिसाल के तौर पर अगर आप वुड डक्स को देखना चाहें तो ये है कि ये वुड डक्स है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास दूसरी है, ठीक है, वुड मॉलर्ड नज़र आ रही है आपको। ये दो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, ये सिमिलरिटी तो है इनमें, लेकिन इनको हम सेम नहीं कहते, इनको एक पॉपुलेशन जो है वो नहीं बन सकती। यानी एक जगह पर एक ही स्पीशीज़ के मेंबर्स को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। नेक्स्ट है कि एवरी पॉपुलेशन है वे पार्टिकुलर जो होती हैं उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द करैक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टिकुलर पॉपुलेशन। जो पहली करैक्टरिस्टिक है इसकी वो है पॉपुलेशन साइज़। ठीक है, पॉपुलेशन के नंबर्स कितने हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर मेंबर्स के नंबर कितने हैं, उसका साइज़ क्या है, ठीक है, कहाँ तक उसकी वैरायटी है और कितनी वो ग्रो कर रही है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, यानी कि नॉर्मली एक पॉपुलेशन के अंदर कितने जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं नॉर्मली, और कितने जो हैं वो वक्त के लिहाज से नहीं चल पा रहे या अडप्ट नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पॉपुलेशन कहाँ तक, किस एरिया तक जो है डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ से लेकर एक एरिया में किस हद से लेकर किस हद तक उनकी जो है एरिया है, और उन्होंने उसका एरिया को क्या है कवर किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट की हुई है वहाँ पर। ठीक है, अपनी पॉपुलेशन जो है, अपनी जो मेंबर्स हैं उनको फैलाया हुआ है। नेक्स्ट है कि पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी किसी एक ख़ास एरिया में, ठीक है, जिस एरिया में वो रह रहे हैं, एक ख़ास एरिया में, किसी एरिया के अंदर पर यूनिट एरिया में, ठीक है, पॉपुलेशन के कितने मेंबर्स मौजूद हैं, वो उस खास एरिया की क्या कहलाती है, पॉपुलेशन है डेंसिटी कहलाती है। तो ये कुछ जो प्रैक्टिस्टिक हैं ये आपने याद रखना है। जो ऑर्गेनिजम्स है आर बोर्न एंड द पॉपुलेशन साइज इंक्रीज, न्यू मेंबर जो होते हैं वो पैदा करते हैं न्यू मेंबर्स को, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को, और न्यू ऑर्गेनिज्म जैसे ही पैदा होते हैं पॉपुलेशन के साइज़ में क्या हो जाता है, इजाफा होता है। अदर फैक्टर्स दैट विल इंक्रीज द साइज ऑफ पॉपुलेशन आर। तो नेक्स्ट ये है कि यहाँ पर शार्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन के साइज़ को बढ़ा रहे हैं, उसमें इजाफा कर रहे हैं। फर्स्ट वन है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी पॉपुलेशन के अंदर मेंबर्स हैं वो रिप्रोडक्टिवली कितने ज़्यादा फिटनेस हैं, ठीक है, उनकी रिप्रोडक्टिवली सलाहियत क्या है, क्या वो रिप्रोडक्टिवली स्ट्रॉन्ग हैं और बिल्कुल सेहतमंद हैं। नेक्स्ट है गुड वेदर, ठीक है, जो एनवायरनमेंट है जिसमें वो रह रहे हैं और जिस माहौल है और इसके हवाले से उस माहौल का जो सीज़न है, वेदर है, मौसमियाती तब्दीलियाँ वो कैसी हैं, ठीक है, वो फेवर करती हैं ऑर्गेनिज़म को ग्रो होने में और पॉपुलेशन के साइज़ में इस तरह इजाफा होगा। नेक्स्ट है कि मेडिसन, अगर कोई पॉपुलेशन में कोई बीमारी फैल जाती है या ऑर्गेनिज़म बीमार हो जाते हैं तो मेडिसिन के ज़रिए हम उसको किस तरह कंट्रोल करते हैं, उसके साइज़ को डिक्रीज़ होने से, मरने के ज़रिए बचाते हैं।
नेक्स्ट है कि जोग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है, ये बहुत बड़ा जो है एक पॉइंट है जोग्राफिकल आइसोलेशन में, कि वो एक एरिया में जो है पॉपुलेशन के मेंबर्स रह रहे हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे ख़ास एरिया में जहाँ वो माइग्रेट करके जाना चाहते हैं वो नहीं जा पाते, क्योंकि जोग्राफिकली कुछ बैरियर्स हैं, कुछ माउंटेन्स हैं, जैसे कि ऊंचे पहाड़ हैं या दरख्त है या तालाब हैं जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकते और वो आइसोलेट हो गए जोग्राफिकली एक दूसरे से, तो उसकी वजह से भी उनके नंबर्स पे और उनकी पॉपुलेशन की साइज़ में जो है असर पड़ता है। नेक्स्ट है कि नो प्रीडेटर्स, ठीक है, अगर प्रीडेटर नहीं होगा तो पॉपुलेशन के जो साइज़ है उसके मेंबर्स हैं उनकी डेफिनेटली इजाफा होगा, मेंबर्स को कोई प्रे नहीं करेगा, वो ख़त्म नहीं होंगे जल्दी, और जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा। ऑर्गेनिज्म विल आल्सो डाई ऑफ ओल्ड एज एंड द पॉपुलेशन विल डिक्रीज़, जैसे पॉपुलेशन में के साइज़ में इजाफा होता है, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, इस तरह जब ऑर्गेनिज्म जो है साथ साथ मर भी रहे होते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन में डिक्रीजनेस आती है। पॉपुलेशन कैन आल्सो डिक्रीज वेयर देयर आर मोर प्रीडेटर्स अराउंड आफ्टर ए नेचुरल डिसास्टर व्हेन कंपटीशन इज़ टू ग्रेट। अब जो वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन के साइज़ में डिक्रीजनेस क्यों आता है, कमी क्यों आती है, इसकी दो जो आ सकती हैं कि जहाँ पर पॉपुलेशन रह रहे हैं वहाँ उस पॉपुलेशन के मेंबर्स के प्रीडेटर ज़्यादा हों जो उनको शिकार करके ख़त्म कर देते हो, जिसकी वजह से उनके साइज़ में कमी आ रही है। आफ्टर ए नेचुरल डिसास्टर, जैसे कोई कुदरती आफात आती है तो एक जो पॉपुलेशन है वो मुकम्मल तौर पर तबाह भी हो सकती है जिसकी वजह से वो ख़त्म हो जाती है। और जब कंपटीशन जो है, तीसरी चीज़ है कंपटीशन इज़ टू लार्ज या टू ग्रेट, जब पॉपुलेशन के आपस के जो मेंबर्स हैं, पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं, उनका आपस में ही कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो, खुराक का कंपटीशन, रहने की जगह कंपटीशन, और बहुत सारे वसाइल जो हैं उनके कंपटीशन की वजह से भी कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो अडेप्ट कर जाते हैं और कंपटीशन में जीत जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो अडेप्ट नहीं कर पाते और वो डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसकी वजह से भी पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो कमी हो जाती है। जस्ट लीव द एरिया माइग्रेशन भी, माइग्रेशन की वजह से भी क्या होता है, पॉपुलेशन की साइज़ में कमी आती है। नेक्स्ट है कि फ़िज़िकल लिमिट्स क्या होती हैं पॉपुलेशन की। देयर आर सम फिजिकल लिमिट्स फॉर ए पॉपुलेशन, समटाइम्स अदर इन्वायरमेंट आर जस्ट बैड प्लेसेस टू लिव फॉर ए पॉपुलेशन, दे मे बी टू हॉट, टू कोल्ड और टू डेंजरस। फिजिकल लिमिट्स ये होती हैं कि एक पॉपुलेशन किसी एक खास एरिया में रह रही है, वो उस एरिया को छोड़ कर कहीं और जाना चाहती है तो नहीं जा सकती, क्योंकि जिस जगह पे वो जाना चाहती है हो सकता है वो एरिया उनके लिए ठीक ना हो, रहने के काबिल ना हो। मिसाल के तौर पर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो, वो उधर सर्वाइव ना कर सकती हो, टू कोल्ड हो, टू डेंजरस हो। मिसाल के तौर पर अब हम इंसान कहते हैं कि हमने मरीख पे जाकर रहना, मरीख के ऊपर तो ज़िंदगी वैसे मुमकिन नहीं है जैसे अर्थ पे है। अर्थ पे वाटर है, ऑक्सीजन है और टेम्परेचर जो है वो इस काबिल है कि इंसान रह सकता है, वहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल है नहीं है, तो वो क्या होती हैं, हमारी फ़िज़िकल लिमिट्स है। नेक्स्ट है कि शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किसी पॉपुलेशन की ज्योग्राफिकल लिमिट्स क्या हैं। ये ऑलरेडी भी मैंने बताई है कि ज्योग्राफिकल लिमिट्स आर आल्सो मेन कंसंट्रेंट्स दैट डिक्रीज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ज्योग्राफिकल लिमिट्स की वजह से जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है। मिसाल के तौर पर दीज अबव मेंशन फैक्टर्स जो फिजिकल लिमिट्स हैं एंड ज्योग्राफिकल लिमिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस बिकॉज दे लिमिट दी पॉपुलेशन एक्सपेंशन। ये जो हमारी फिजिकल लिमिट्स हैं और ज्योग्राफिकल लिमिट्स हैं, ये दोनों जो पॉपुलेशन को बढ़ावे को रोकते हैं, फैलाव को रोकते हैं और उसकी पॉपुलेशन की तादाद को कम कर देते हैं, उसकी बढ़ने से रोकते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्योग्राफिकल लिमिट्स क्या होती हैं। ज्योग्राफिकल लिमिट्स किस तरह की होती हैं, जिस तरह के रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, पैचेस ऑफ बॉडीज़ वाटर्स हैं, लिमिट्स द साइज ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन के एक मेंबर किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए उन बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर सकते, उन जिस चीज़ों को ज़रूरत होती है वो उन ज़रूरतों तक नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से वो डाई ऑफ कर जाते हैं, सर्वाइव नहीं करते, तो वो इसकी वजह से भी जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो लिमिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आगे हमारे पास टॉपिक है कम्युनिटी। व्हाट इज़ कम्युनिटी। कम्युनिटी का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती है, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से यही आ सकता है। कम्युनिटी और बायोलॉजिकल कम्युनिटी इज़ द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लोकेटेड इन ए पार्टिकुलर एरिया और प्लेस। ठीक है, वो कहते हैं कि जब एक से ज़्यादा स्पीशीज़ और मुख्तलिफ स्पीशीज़, ठीक है, एक से ज़्यादा हो और मुख्तलिफ स्पीशीज़ हो, किसी एक ख़ास लोकेटेड एरिया में रह रही हो, पार्टिकुलर प्लेस में रह रहे हो, वो उस एरिया की क्या कहलाती है, कम्युनिटी कहलाती है या बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पर अब जहाँ पर ह्यूमन्स रह रहे हैं, साथ में वो हो सकता है एनिमल्स को भी रख लें। एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट कम्युनिटी के हो सकते हैं, ठीक है, भैंसें हो सकती हैं और डॉग्स हो सकते हैं। भैंसें और स्पीशीज़ हैं, डॉग्स की और स्पीशीज़ है और ह्यूमन की और स्पीशीज़ है। ये तीनों स्पीशीज़ मिलकर क्या बुला रही हैं
3 तरह की स्पीशीज़ हैं तो ये मुख्तलिफ पॉपुलेशन होगी, ठीक है। ये क्या होनी, मुख्तलिफ पॉपुलेशन होनी, और मुख्तलिफ पॉपुलेशन मिल के क्या बना रही है, एक कम्युनिटी बना रही है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी। अच्छा, कम्युनिटीज़ आर नॉट ओनली ए रैंडम कंपोजिशन ऑफ स्पीशीज़ बट दे आल्सो हैव ए यूनिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, डिफरेंट जो मेंबर्स होते हैं डिफरेंट पॉपुलेशंस के, वो बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं और कंपोज करते हैं खास एरिया को। एक कम्युनिटी इज़ मेड अप ऑफ मैनी पॉपुलेशन दैट इंटरेक्ट इन एन एरिया, ठीक है। डिफरेंट जो हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलेशंस मिलकर एक जगह पे रह रही होती हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही होती हैं, उसे हम कम्युनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि कैटफिश स्पीशीज़ लिव्स इन ए पॉन्ड, ठीक है। एक पॉन्ड के अंदर कैटफिश की स्पीशीज़ ले रही है, यूजली शेयर द पॉन्ड विद अदर फिशेज़, ठीक है, एंड विद अदर प्लांट्स, इंसेक्ट, डॉग्स एंड मैनी अदर स्पीशीज़ दैट मेक अप द कम्युनिटी। एक हमारे पास पॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, उसमें बेसिकली हमने क्या डाली हुई है, कैटफिश के लिए हमने उसे बनाया है, लेकिन उसके अंदर दूसरी फिशेज़ को भी वो वाला पॉन्ड का जो एरिया है वो कैटफिश दूसरी फिशेज़ के साथ भी शेयर कर रही है, प्लांट्स भी उसके अंदर उगे हुए हैं, इंसेक्ट भी जा रहे हैं, डक्स भी तैर रही हैं, तो वो क्या हो रहा है, डिफरेंट स्पीशीज़ की जो डिफरेंट मेंबर्स हैं और पॉपुलेशंस मिलके एक बना, डिफरेंट पॉपुलेशंस के मेंबर हैं, वो इस जगह पे एक पॉन्ड के अंदर रह रहे हैं, तो वो एक कम्युनिटी को जनरेट कर रहे हैं। मैनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द कम्युनिटी इंटरेक्ट विद वन अनदर in feeding and other relationship. Communities all biological entities require matter for their construction and energy for their activities. और communities को बनने के लिए biological entities चाहिए, यानी उनकी requirement क्या है बनने के लिए, उनको तामीर होने के लिए matter की ज़रूरत है, यानी नॉन लिविंग पार्ट की ज़रूरत है, यानी जगह की, पानी की, खुराक की भी ज़रूरत है, और उनको एनर्जी भी चाहिए अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए। दी कम्युनिटी इज़ एन असम्बलीज ऑफ स्पीशीज़ पॉपुलेशन दैट अकर टुगेदर इन स्पेस ऑफ टाइम। दोबारा उन्होंने वही डेफिनेशन बता दी है कि ये असम्बलीज है कि डिफरेंट जो पॉपुलेशन की स्पीशीज़ हैं वो इकट्ठी रहती हैं किसी खास टाइम और एरिया में। कम्युनिटी को असम्बल कैसे करते हैं, ठीक है। द स्पीशीज़ दैट असम्बल टू मेक अप कम्युनिटी आर डिटम्बर्ड बाय, तो डिस्पर्सल कॉन्सेंट्रेस्ट हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, इन्वायरमेंटल कॉन्स्ट्रेंट हैं, इंटरनल डायनामिक्स हैं। डिस्पर्सल कॉन्स्ट्रेंट का मतलब यह है कि जो स्पीशीज़ के मेंबर्स हैं वो अपने आप को बढ़ावा कितना ज़्यादा दे सकते हैं, किस लेवल तक और कहाँ तक उनकी बाउंड्रीज़ हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। इन्वायरमेंटल भी हैं जी, तो इन्वायरमेंटल कंसंट्रेंट्स में हम ये देखते हैं कि कौन सी जो है इन्वायरमेंटल बैरियर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, रुकावटें हैं और फैक्टर्स हैं जो कि मिल के जो है एक स्पीशीज़ को और डिफरेंट स्पीशीज़ को जो है संबल करती हैं टू फॉर्म ए कम्युनिटी। तो इंटरनल डायनामिक्स का मतलब है कि इंटरनल जो मूवमेंट है ना मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ की, ठीक है, कम्युनिटी के जो डिफरेंट पॉपुलेशन है उनके जो मेंबर्स हैं उनकी मूवमेंट क्या है, ठीक है, कितने वो एक्टिव हैं, कितनी चीज़ों में वो कंपटीशन में तेज़ हैं, तो ये उनके इंटरनल डायनामिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कम्युनिटी को किस तरह असेंबल्स करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वो दिखा रहे हैं कि द रिलेशनशिप अमंग 5 टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ पूल्स हैं, द टोटल पूल ऑफ स्पीशीज़ इन ए रीजन। पूल का मतलब है कि ओवरऑल जो नंबरिंग है स्पीशीज़ की वो उसके मेंबर्स की। द ज्योग्राफिकल पूल है पहला, दिस इसमें क्या होता है, स्पीशीज़ एबल टू अराइव एट ए साइट। ज्योग्राफिकल पूल में तमाम मेंबर्स जो होते हैं वो किसी खास जो है ज्योग्राफिक एरिया में जो होते हैं पहुंचते हैं और वहाँ पर अपनी जो है हैबिट बनाते हैं। नेक्स्ट है द हैबिटेट पूल, जब वो उस ज्योग्राफिकल एरिया को चूज़ कर लेंगे कि यहाँ पर हमने रहना है, वहाँ पर वो अपनी क्या बना लेंगे, हैबिटेट बना लेंगे। स्पीशीज़ एबल टू प्रिजिस्ट अंडर द एबायोटिक कंडीशन ऑफ द साइट, वो उस जगह पर ज्योग्राफिकल साइट पर जो उसने चूज़ किया वहाँ की एबायोटिक कंडीशन में भी रहने के काबिल होंगे, अडॉप्ट करेंगे खुद को। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल पूल, इसमें क्या होता है, दी ओवरलैपिंग सेट ऑफ स्पीशीज़ दैट कैन बोथ अराइव एंड प्रिजिस्ट, कि वहाँ पर जिस एरिया में वो एबायोटिक कंडीशन में रहना स्टार्ट किया है वहाँ पर स्पीशीज़ ने क्या करना है, अपने आप को प्रिजिस्ट करना है, रहने के काबिल बनाना है, अपने आप को वहाँ पे अडेप्ट कर लेना है। एंड आखिर में वो क्या करेंगे, द कम्युनिटी द पूल दैट रिमेन्स इन द फेस ऑफ बायोटिक इंटरेक्शंस, कम्युनिटी के अंदर फिर ये एक हाई लेवल की ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता मेंबर्स आते जाएंगे और उनका आपस में बायोटिक क्या होगा, इंटरेक्शंस भी होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा इकोसिस्टम है। दी वर्ड जो इकोसिस्टम है ये सबसे पहले किसने जो है कॉइंट किया था, दरियाफ्त किया था, ये एमसीक्यूज यहाँ से आपका बन सकता है। ये था टेंसले ने 1935 में। तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफाइन करें इकोसिस्टम को। An ecosystem is a community of different species interacting with one another and with their living or non-living environment of soil, water, other forms of matter and energy mostly from the sun। तो जो इकोसिस्टम होता है जिस जगह पर एक कम्युनिटी रह रही है, ठीक है, वो कम्युनिटी किसकी है, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस की। तो वो जो सारी स्पीशीज़ और पॉपुलेशंस के मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं अपनी ज़रूरत के लिए और अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के ऊपर भी, लाइक वो सॉइल पे डिपेंड कर रहे हैं अपनी हैबिट्स बनाने के लिए, वाटर के पे भी
डिपेंड कर रहे हैं, खुराक पे डिपेंड कर रहे हैं, मैटर पे डिपेंड कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और मोस्टली एनर्जी वो कहाँ से ले रहे हैं? सन से। इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। एग्जांपल जो है इंटरफिशियल जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की, वो क्रॉप फील्ड है जो हम खेत में लगाते हैं खुद, ठीक है। ट्री फार्म्स हैं, फार्म्स हम लगाते हैं। रिजर्वायर जो हम स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ आर्टिफिशियली एक वक्ती तौर पर रिजर्वायर बना लेते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को स्टोर करने के लिए। जी, तो इकोसिस्टम होता है, उनकी कोई क्लियर बाउंड्रीज़ नहीं होती, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। ये लेक्चर जो है वो ऑलरेडी इकोसिस्टम के ऊपर मैंने लेक्चर पहले वीडियो में दे दिया है। उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इससे भी दोबारा सुन लीजिएगा। मैं दोबारा यहाँ पे भी दे रही हूँ। जो इको सिस्टम होता है वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, ठीक है। उनकी कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती। मिसाल के तौर पर सॉइल कैन वॉश फ्राम ए ग्रॉस लैंड और क्रॉप फील्ड इनटू ए नियर बाय रिवर। जो सॉइल है ना, ठीक है, एक सॉइल है, उसके ऊपर जब बारिश तेज़ आएगी तो बारिश के पानी से वो सॉइल की जो मिट्टी है वो भी बह जाती है। बह कर वो क्या करती है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वो क्या हो सकती है कि वो किसी ग्रास लैंड से सॉइल किसी क्रॉप फील्ड में जाके भी जा सकती है, किसी नियर बाय रिवर जो है और जो लेक है उसमें भी जाके गिर सकती है। वाटर फ्लो कर सकता है फ्राम फॉरेस्ट से फ्लो करता हुआ किसी नियर बाय रिवर्स या क्रॉप फील्ड के अंदर भी जाके गिर सकता है। तो वो इस तरह एक जो कम्युनिटी होती है इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में ट्रांसफ़र भी होती रहती है। बर्ड्स एंड वेरियस अदर स्पीशीज़ माइग्रेट करते रहते हैं वन इकोसिस्टम टू अनदर, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो हर साल एनुअली, ठीक है, या 6 मंथ बाद जो होते हैं वो कुछ रीज़न की वजह से वो करते हैं माइग्रेशन, ठीक है। या फिर वो कोल प्लेस से क्या करते हैं, वार्म प्लेस पे जाते हैं, या वार्म प्लेस से क्या करते हैं, कूल प्लेस पे जाते हैं। और इकोसिस्टम जो होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ है इकोलॉजी का, ये आपने याद रखना। इकोसिस्टम है स्ट्रक्चर जो होती है किसी भी इकोसिस्टम की, वो किस पे डिपेंड कर रही है? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, यानी जिस उस इकोसिस्टम में जो स्पीशीज़ रह रही है उसकी डाइवर्सिटी कितनी है, और उस डाइवर्सिटी में उस स्पीशीज़ के मेंबर्स में जो एनर्जी फ्लो है वो कैसे हो रहा है, किस प्लेस से कहाँ से लेकर कहाँ तक जो हो रहा है वो जो स्पीशीज़ के अंदर फ्लो है एनर्जी का वो कैसे हो रहा है। इफ़ देयर इज़ मोर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी दैन स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम विल बी मोर कम्प्लेक्स। जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी होगी, यानी जितनी ज़्यादा एक जगह पर स्पीशीज़ रह रही होंगी उतनी ज़्यादा उनकी डाइवर्सिटी होगी, नंबर्स उनके ज़्यादा होंगे, और वो उतनी ज़्यादा स्टडी में और चीज़ों में क्या हो जाएगी? कम्प्लेक्स हो जाएगी। और लेस एनर्जी विल बी नीडेड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, क्योंकि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो अपने आप को खुद ही मेंटेन करने के काबिल होगी, अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए, अपने कामों के ज़रिए, अपनी एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, अपनी स्ट्रक्चर है, वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को मेंटेन रख सकती हैं। तो इसलिए उन्हें इकोसिस्टम को एक्स्ट्रा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट जो शार्प क्वेश्चन है, इकोसिस्टम कितने कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है? 2 पर, एक बायोटिक कंपोनेंट्स पर, एक एबायोटिक कंपोनेंट्स पर। जो बायोटिक कंपोनेंट्स है इसका शार्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए नोट ऑन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। लिविंग जो कंपोनेंट्स होंगे किसी भी इकोसिस्टम के, लाइक कर प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स हम ग्रीन प्लांट्स को कहते हैं जो प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए एनर्जी बनाते हैं, इसलिए वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एनर्जी को, हम उन्हें बोलेंगे प्रोड्यूसर्स। एनिमल्स जो हैं वो प्रोड्यूसर की बनी बनाई एनर्जी को क्या कर रहे हैं? रेडीमेड एनर्जी को खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें बोलेंगे कंज्यूमर। और जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो बनी बनाई एनर्जी को डिकम्पोज करके, तोड़ फोड़ के उनसे एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, खा जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये डिकम्पोजर्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो इकोसिस्टम के होते हैं उन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। लाइक फिजिकल कंपोनेंट्स इनमें कौन कौन से होंगे? 2 तरह के एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, एक केमिकल। तो जो फिजिकल होते हैं उसमें वाटर आता है, लाइट आती है, टेम्परेचर है, विंड है, हवा है और सॉइल है, ये हमारे फिजिकल कंपोनेंट हैं एबायोटिक के। और जो केमिकल कंपोनेंट है उसमें ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन कितनी चाहिए, नाइट्रोजन है, फास्फोरस और सल्फर है, ये 5 हैं। तो ये मेन कंपोनेंट थे जो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब इस वीडियो तक इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।